आज का प्रोग्राम जो कि हम लोगों के हम भारत के सीरीज़ प्रोग्राम का 91वां है। उसमें सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया भी था कि बिहार के मित्रों ने विशेष रूप से अशोक श्रीवास्तव जी और उनके मित्रों ने आग्रह किया कि पंचायत चुनाव पर हम लोगों की ये विशेष कार्यक्रम हो, ताकि ये बात लोकतंत्र की जन जन तक पहुँचे। कल का प्रोग्राम भी इसी पर था और बहुत अच्छे कमेंट भी आए, और आज भी हम लोग चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव पर ही, और आज चर्चा पूरी हो जाएगी, ये पूरा विश्वास है। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, इसलिए सबको धन्यवाद, साधुवाद। कल हम लोगों ने कहा था, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है लोकतंत्र से, और अब इतनी गंदगी है कि वो सफाई हो ही नहीं सकती। तो इसके दो तरह से इसको देखा जा सकता है। एक प्रैक्टिकल स्वरूप में, वास्तविक जो ज़मीन पर है, ज़मीनी हकीकत के स्वरूप में, और दूसरा सैद्धांतिक स्वरूप से। तो जहाँ तक ज़मीनी हकीकत का सवाल है, जैसा मैंने कल भी संकेत दिया था कि जिन 200 के करीब गाँवों में पंचायतों की सघन चर्चा हो गई थी, कैसे चुनाव होना है, शहीदों के सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, गांव की खुशहाली कैसे आ सकती है, और प्रधान और या वार्ड के सदस्य जो भी हैं उनको अपने वार्ड के या गांव के लोगों के फैसले को ही इम्प्लीमेंट करना है, अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करना है। साल में कम से कम 2 बार मीटिंग होनी चाहिए, और अगर गांव का प्रधान अच्छा काम नहीं कर रहा है तो 2 साल बाद उसे निकाला जा सकता है। जहां ये सारी बातें बताई गई, तो वहां पर लोगों ने खुद ही तय किया कि हमें सबसे अच्छे व्यक्ति को चुनना है। उन्होंने उस व्यक्ति को चुनकर तय करके कि यही सबसे अच्छे हैं, उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया। वो व्यक्ति मना कर रहा है कि नहीं, हम कैसे जीतेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें वोट देना है, हम सब आपको जानते हैं, आपको प्रचार की ज़रूरत नहीं है, और उसे नॉमिनेशन फाइल कराया, जिताया। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये हुआ, और फिर उस बाद उन गाँवों में खुशहाली आई। ये उसका दूसरा सकारात्मक पहलू है। हाँ, कुछ गाँव में ग्राम प्रधान बदले भी, लेकिन बहुत उनकी संख्या नगण्य रही, ज़्यादातर अच्छे बने रहे और गांव के सारे लोगों से फैसले कराए। एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि कुर्सी पाने के बाद व्यक्ति बदल जाता है। ये कभी नहीं होता। व्यक्ति जैसा रहता है वैसा ही अंत तक रहता है। कुर्सी पाने से कोई नहीं बदलता। जो शुरू में ही वही प्रवृत्तियां रहती हैं वही बढ़ जाती हैं, बस यही है। ऐसा नहीं कि नई प्रवृत्ति पैदा हो जाती कुर्सी पाने के बाद।
ऐसे मैंने हजारों लोग अपने जीवन में देखे हैं, कुर्सियों का कोई असर नहीं हुआ, पदों का कोई असर नहीं हुआ। और वह प्रसंग भी जो तुलसीदास ने लिखा है कि प्रभुता पाए कोई मद नाही, यह सज्जन व्यक्तियों के लिए है ही नहीं, ये तो दुर्जन व्यक्तियों के लिए कहा गया है। जो शुरू से दुर्जन रहे हैं उनको जब प्रभुता मिलती है तो उनकी दुर्जनता और बढ़ जाती है, लेकिन सज्जन व्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यह सब जो दुर्जन व्यक्ति हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, वो अपने को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं अच्छा हूँ, ये कुर्सी खराब है, इस पर बैठने के बाद मैं खराब हो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहानेबाजियाँ हैं, इनसे मुक्त होइए। अगर आप अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो वो अच्छा ही रहेगा। तो इस सब गलत फहमियों में मत पड़िए। ये गलत लोगों द्वारा गढ़े गए तर्क और उनके द्वारा फैलाए गए तर्कों में मत फंसिए। अच्छे लोगों को ही चुनिए। अच्छे लोगों को जिन तरह से पिछले बार लोगों ने चुना, उसका परिणाम हम लोगों ने देखा, वो लगातार वो गांव खुशहाल होते जा रहे हैं। तो एक तो यह व्यवहारिक है कि अगर लोग चीज़ों को गहराई से जान ले रहे हैं, भावना को जान ले रहे हैं संविधान की, और संविधान जन जन तक पहुंच जा रहा है, और 73वां संविधान संशोधन विधेयक जन जन तक पहुंच जा रहा है, लोकतंत्र की भावना पहुंच जा रही है, वहाँ पर सफलता मिल रही है माइक्रो लेवल पे। हाँ, मैक्रो लेवल पे विधानसभा और लोकसभा लेवल पे अभी उतनी घनीभूत तरीके से न तो काम ही अभी उस स्तर तक पहुंच पाया। एक थ्रेशोल्ड लेवल है, उस लेवल के ऊपर जब संविधान की जानकारी हो जाती है, लोकतंत्र की जानकारी हो जाती है, तब परिवर्तन आने लगता है। अभी हम लोग उस थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुंचे हैं विधानसभा और लोकसभा में, इसलिए वहाँ अभी लगातार काम करने की ज़रूरत है। गांव पंचायतों में जहाँ जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पर बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। ये तो व्यवहारिक पक्ष हुआ। सैद्धांतिक पक्ष जो मैंने कल की चर्चा में कहा था कि मैं आज उसके बारे में बताऊंगा, वो है एक भौतिकी का भी विद्यार्थी रहने के कारण और संविधान, नियम कानून, शहीदों के सपने, डेमोक्रेसी, इन सब का भी स्टूडेंट होने की वजह से ये समग्रता में चीज़ों को वैज्ञानिक और दार्शनिक और लोकनीतिक और लोकहित के सारे एंगल से देखने के बाद एक सिद्धांत निकला, और वो ये है कि किसी भी देश में संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित करना और ज़मीन पर बोरिंग करके हैंडपंप लगाना, दोनों एक जैसी प्रक्रियाएं हैं, ज़मीन से जुड़ने की प्रक्रियाएं। जब ज़मीन से जुड़ जाते हैं, व्यवस्था या जल ज़मीन से निकलने लगता है, तो क्या क्या उसके स्टेजेस होते हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसी से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले जब हम बोरिंग करके हैंडपंप लगा लेते हैं तो ऊपर से पानी डालते हैं, साफ पानी, और उसको चलाना शुरू करते हैं हैंडपंप को। काफ़ी देर तक चलाते रहते हैं। शुरू में जब पानी जो डालते हैं वही निकलता रहता है, रिसाइकिल होता है। लेकिन जब पानी ज़मीन से पकड़ लेता है, तो शुरुआत में जब ज़मीन से पानी आने लगता है तो शुरुआत में कैसा पानी आता है? गंदा, मटमैला, रेतीला, तरह तरह के गंदगी के शेड्स। लेकिन अगर सिस्टम लगातार चलता रहा तो एक समय ऐसा आता है कि साफ पानी के ट्रेसेस आने लगते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा साफ होने लगता है, और लगातार फिर चलाते रहिए पेशेंस के साथ, तो एक समय ऐसा आएगा कि साफ पानी आने लगता है। ऐसे ही लोकतंत्र के स्थापना पर जब संविधान बनाकर लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाता है, तो शुरुआत में
साफ पानी डालने की व्यवस्था में ज़रूरत आती है। साफ पानी का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जितने लोग फ्रीडम स्ट्रगल में थे, करीब करीब वही लोग व्यवस्था में आ जाते हैं, और जब तक उनका जीवन काल बचा रहता है, करीब 30 साल मान लीजिए, क्योंकि औसत आयु फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े लोगों की 40 साल रही होगी, 30 साल और वो फंक्शनली जीवित रहे होंगे, तो 70 के दशक तक वही डोमिनेट करते रहे भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 47 में हम आज़ाद हुए। लेकिन 70 के दशक में जब ज़मीन से लीडरशिप उभरनी शुरू हुई, तो जैसा कि हैंडपम्प से जब ज़मीन से पानी आना शुरू होता है तो गंदा, मटमैला, रेतीला, हर तरह का, हर शेड की गंदगी आती है, और वैसे ही ज़मीन से जब लीडरशिप उभरनी हुई तो जितने तरह की गंदगी आ सकती थी वह आने लगी। कुछ साफ लोग भी आए, ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकांश उसी तरह के पैसा खर्च करके जीतने वाले, जाति धर्म के आधार पर जीतने वाले, लोगों को बेवकूफ़ बना करके जीतने वाले, भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके, तिकड़म करके, जिताऊपन दिखा करके, भौकाल बना करके, पैसा शराब बांट करके, जितनी तरह की गंदगी आप सोच सकते हैं, सब तरह की गंदगी लोगों ने आजमाई। उसके आधार पर वो गंदे मटमैले पानी की तरह से आए। लेकिन ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से मैंने अपने नावल में भी इस चीज़ को लिखा है, अंग्रेज़ी के और हिंदी के, कि 2025-30 तक इन डेमोक्रेसीज़ पूरी दुनिया के जो 40 और 50 के दशक में आज़ाद हुए, उस समय आज़ादी का मौसम आ गया था अनंत कारणों से, तो उनमें अब डेमोक्रेसी के शुद्धिकरण का भी मौसम आ रहा है, और 35-40 तक ये प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जानी है। शुद्ध पानी, अच्छी व्यवस्था आने वाली है। तो इसीलिए वो दुष्यंत कुमार का शेर याद आता है कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। तो ये जो सुबह होगी डेमोक्रेसी की, जनतंत्र की, साफ पानी जो आएगा, ये गांव पंचायतों में सबसे पहले आने जा रहा है। इसलिए गांव पंचायतों में सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और गांव पंचायतों में काम करने से और लेवल पर यह आसानी से आ सकेगा, ये भी है। तो इसलिए गांव पंचायतें सबसे उचित माध्यम हैं इसको काम करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि अनेक कारण हैं जिसकी वजह से अब जो आगे आने वाले चुनाव हैं हिंदुस्तान में भी, और वो सारे देश जिनमें आज़ादी, 160 से ज़्यादा देश आज़ाद हुए थे 40 और 50 के दशक में, सब में लोकतंत्र और की जड़ें मजबूत होंगी, साफ पानी आएगा। अनेक कारण हैं, लोगों की जागरूकता, संवैधानिक अवेयरनेस, चाहे मैं कर रहा हूँ या तमाम लोग हमारे जैसे और भी कर रहे हैं देश में, जो संविधान को जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई गांव पंचायतों के चुनाव पर ही फोकस करके उसके शुद्धिकरण के लिए काम कर रहे हैं। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, मानवाधिकार, आखिर मानवाधिकार पे इतना एम्फेसिस पूरी दुनिया में दिया गया, मानवाधिकार आयोग बने, मानवाधिकार आयोग प्रदेशों में भी बने, भारत में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन बने, ह्यूमन राइट्स एक्ट आया जिसमें सेंट्रल और स्टेट मानवाधिकार कमीशंस बने। तो मानवाधिकार भी वही हैं जो संविधान में हैं, और जब मानवाधिकार बताया जाएगा तो भी संविधान बताया जाएगा, और ऐसे व्यवस्थाओं को लाने की बात की जाएगी जो मानवाधिकारों की रक्षा करें। मानवाधिकार सबसे बड़ा तो ये है कि हर व्यक्ति को जीने का जो बेसिक संसाधन है वो मुहैया किया जाए, शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, उसकी इज्जत की जाए, और जो हमारा संविधान का प्रियम्बल कहता है व्यक्ति की गरिमा प्रदान की जाए। तो चाहे मानवाधिकार के माध्यम से, चाहे हमारे संवैधानिक अभियान के माध्यम से, अनेक माध्यम से अब लोगों को अवेयर
कराया जा रहा है, एक चेंज चल रही है। इसीलिए अब संविधान की चर्चा बार बार होने लगी है, बहसों में भी और इवन अखबारों में भी, मीडिया, सोशल मीडिया पे भी। तो संविधान, लोकतंत्र की चर्चाएं होने लगी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये एक ताज़ा लहर अब शुरू हुई है। फिर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया कि लोग अब गांव में भी क्या काम हुआ ये आरटीआई से सूचना ले रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था में आने की बात होने लगी। सोशल ऑडिट की बात हुई कि कैसा काम हुआ है ये भी देखा जाए। जवाबदेही तय होने लगी। मीडिया से जितनी उम्मीद थी उतनी हिंदुस्तान में तो नहीं हो पाई, लेकिन और देशों में मीडिया भी स्ट्रांग है, तो मीडिया की भी भूमिका सकारात्मक इसमें आ रही है, हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सारे मिले जुले फैक्टर्स हैं जिससे कि अच्छे लोगों को चुनना का माहौल जो बनेगा उसमें ये सब चीज़ें हेल्पफुल हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका निभा रही है, जो बात जिसकी वजह से साफ पानी या अच्छे लोग चुने जाने की तरफ अपने आप गति आएगी, आ रही है, वह है कि हर चुनाव पब्लिक के लिए एक अवसर भी होता है और एक उसको शिक्षा मिलती है, लेसन मिलता है। वो गलत मुद्दों के आधार पर जब चुनाव में किसी को जिताता है, चाहे गांव प्रधान या विधायक या सांसद, तो 5 साल तक लुटता है। भले ही कहीं उसको 200-400 रुपये भी मिल जाए या उसको कुछ थोड़ा बहुत हित भी हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं देखता है कि 400 रुपये 500 रुपये पा करके और हमारे जीवन के लिए जो हजारों हजार रुपए हमारे लिए आए थे वो डकार लिए गए। जो काम हमारे सुख सुविधा के लिए होना था वो नहीं हो पाया। सड़कें और खड़ंजे नहीं बने। हमारे बच्चे स्कूल जाते समय गिरते हैं, मरीज अस्पताल नहीं जाता है। ये सारा जो कुछ हो रहा है, इससे लोग सीख रहे हैं, लोग मन बना रहे हैं कि नहीं, अब जो है हम अच्छे लोगों को चुनेंगे। तो हर चुनाव ने लोगों को सिखाया है। और एक और बात है, मुद्दे भी बदलते चले गए। लोग गलत गलत मुद्दों के आधार पर हर चुनाव में नए नए गलत मुद्दे या लोभ वाले मुद्दे या पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले मुद्दे लोग लाए, और पब्लिक भी धीरे धीरे उन मुद्दों की काट निकालती रही, सोचती रही कि कैसे इससे उबरा जाए। अब एक चीज़ और हो रही है कि जो लोग पैसे बांट रहे हैं, चीज़ें बांट रहे हैं, तो लोग सबसे ले रहे हैं और वोट अपने हिसाब से दे रहे हैं। पहले जिससे कुछ मिलता था उसको वोट देते थे, ये भी हुआ, जाति धर्म पर भी हुआ। अब जहाँ तक पैसे बांटने या चीज़ें बांटने का सवाल है, लोग सबसे ले भी रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो सोचेंगे हमको वोट नहीं देंगे, हमारा विरोध कर रहे हैं। तो सुरक्षा के लिए अपने सबसे ले रहे हैं, लेकिन वोट अपने विवेक के आधार पर दे रहे हैं। ये तो वहाँ है जहाँ अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन जहाँ गांव वालों ने खुद तय कर लिया, जागरूक हो गए कि हमारे गांव का सबसे अच्छा व्यक्ति यही है, क्योंकि हम सब जानते हैं और गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ किसी के बारे में कुछ छिपा नहीं रहता है। तो जहाँ लोगों ने कलेक्टिवली फैसला कर लिया, वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो खुलेआम उसे नॉमिनेशन फाइल करा करके जिताते हैं। बाकी जो लोग और इलेक्शन लड़ते हैं उस गांव में, वो अपना परिणाम जानते हैं। तो ऐसा हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें काम किया है वो अनुभव ने, कि ये गलत है और गलत लोगों को बार बार हम लोगों ने वही गलती की, गलत लोगों को जिताया, उसके बाद ठगे गए, चले गए, और अंत में हमें और हमारे परिवार को और हमारे बच्चों को ही परेशानियां उठानी पड़ी। तो ये जो अनुभव ने सिखाया कि ये मुद्दे गलत हैं, जाति के आधार पर जीत जाते हैं लेकिन अपने जाति वालों का भला नहीं करते, धर्मों के आधार पर जीत जाते हैं लेकिन अपने धर्म वालों का भी
भला नहीं करते, क्योंकि जाति और धर्म किसी का अस्मिता का प्रश्न हो सकता है, अपने जातिगत या धर्मगत गौरव का भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन ये गौरव का जो ईगो है, जो गौरव का खुशी है, वो 5-10 साल से ज़्यादा नहीं चलती। उसके बाद फिर ज़मीनी हकीकत की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे गांव या प्रदेश या देश में कितनी खुशहाली है, कितना लॉ एंड ऑर्डर है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कैसे शिक्षा हो रही है, कैसे व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। जो ज़मीनी हकीकत 5-10 साल बाद लोग अपने आप उस पर आ जाते हैं, और ये जो जातिगत या धर्मगत अस्मिता या गौरव, में बड़ा सॉफ्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे फेड आउट होने लगता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं देख लीजिए, और हिंदुस्तान में ख़ास करके मैंने इस पर बहुत स्टडी किया है 5-10 साल से ज़्यादा। ये जातिगत या धर्मगत या समूहगत अस्मिता का सवाल या ये चलता नहीं है। अंत में ज़मीनी हकीकत और सबकी भलाई, सबकी अच्छाई, शांति, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही चीज़ें काम आती हैं। तो ये जो हर चुनाव ने लोगों को सिखाया भी है, पढ़ाया भी है, और ये जो संपर्क क्रांति है, जो संचार क्रांति है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। लोग देख रहे हैं कि दुनिया में कैसा है, जापान में कैसा है, आखिर यही सब चीज़ें वहाँ हैं, वो लोग कैसे खुशहाल हैं और हम लोग इतना कैसे गड़बड़ हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जो ये आवाजाही है संचार की, खबरों की, मॉडल्स की, रोल मॉडल, यह भी बहुत बड़ा रोल कर रहा है। तो ये जो बात थी कि लोगों ने अपने अनुभव से सीखा है, इस पर मेरी एक छोटी सी कविता है जो आपको गहरे तक असर करेगी, आपके अपने अनुभव के आधार पर। आपने अपने घर के आसपास नालियों में, पाइपों में पानी बहते देखा होगा, और उन नालियों या पाइपों को भट जाते देखा होगा, चौक हो जाते देखा होगा। उस अनुभव को याद करते हुए ये 4 लाइन सुनिए और इसको आत्मसात करिए। गंदा मटमैला पानी बह बह कर, गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सारे रास्ते, छेद और स्थान। गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है। गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी छेद, रास्ते और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है। तो ये जो गंदे मटमैले टाइप के लीडरशिप आए, इन्होंने अपने ही आगे बढ़ने के रास्ते हर चुनाव में थोड़े थोड़े भटाए, थोड़े थोड़े चोक किए, और इसीलिए अब साफ पानी पब्लिक तलाशेगी और उनका स्थान बनता चला जाएगा। तो गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है, बंद करता जाता है अपने बहने के सभी रास्ते, छेद और स्थान। साफ पानी रास्ता बनाता है। तो ये जो हैंडपंप वाला उदाहरण है, यह सैद्धांतिक रूप से भी यह सिद्ध मैंने किया और प्रैक्टिकल रूप में हो ही रहा है कि साफ पानी अब आने वाला है धीरे धीरे। अभी पिछली बार अगर 200 गाँव में हुआ, उत्तर प्रदेश में 60,000 गांव पंचायतें हैं, तो कई गुना बढ़ जाएगा, और इसी तरह से दूसरे प्रदेशों में भी अब उसका माहौल बनेगा। तो ये चर्चा हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें राम गोपाल तिवारी जी का ऑब्जर्वेशन है कि भय से भी कभी कभी किसी दबंग के विरोध में दूसरा पर्चा नहीं दाखिल करता। वो भय तब होता है जब कुछ लोग ही उसके साथ होते हैं,
लेकिन जहाँ पूरे गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से निर्णय कर लिया कि इन्हीं को जिताना है और उससे जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, तो भय कहाँ रह जाता है? फिर तो भय का कोई सवाल नहीं। फिर तो जो दबंग है वही भयभीत होने लगता है। और रामगोपाल जी, जो ये माफिया हैं, जो दबंग हैं, उनका जवाब मासेज ही हैं। इसको गांधी जी ने भी सिद्ध कर दिया था। उस जमाने में जब ब्रिटिश सत्ता में सूरज डूबता ही नहीं था, हर सूरज जहाँ जहाँ घूमता है 24 घंटे में, हर जगह उनकी सत्ता कुछ न कुछ हिस्सा या प्रतिशत रही। उनको और उनकी पूरी सत्ता को, उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी हालत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई। 30-35 के आसपास, 1930-35 के आसपास वो अपने टॉप पे थे। उसके बावजूद गांधी जी के साथ जब हिंदुस्तान का जनमानस आ गया, मासेस साथ में आ गए, तो फिर घबराने लगे ब्रिटिश वाले भी। तो कहीं भी अगर आपके साथ मासेस हैं तो सारे माफिया सब घबराएंगे। और जो केस स्टडीज़ हमने स्टडी किया, और अपने हम भारत के लोग सीरीज़ में सब जगह जगह कई बार उन लोगों के केसेस दिए हैं, उसमें ये दिखाया है कि जब पूरे वो ग्राम प्रधान सारे फैसले सारे गांव के लोगों से लेता है, उन्हीं से डिस्कस करके उनकी लगातार मीटिंग करते रहते हैं, तो फिर उस गांव में जाने में पुलिस वाले और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और ब्लॉक वाले भी घबराते हैं। अगर पूरा गांव सामूहिक रूप से एक साथ है अपनी खुशहाली के लिए, तो फिर किसी दबंग और किसी माफिया की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इस पर एक सच्चा किस्सा, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग को चुनाव से कुछ महीने पूर्व से ही मतदाता जागरूकता अभियान शुरू कर देना चाहिए। निस्संदेह शुरू कर देना चाहिए। राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य के जो चुनाव आयोग हैं उनको क्या करना चाहिए, वह तो उनको पता है, लेकिन वह जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते। यहाँ एक और संकट है, वो नहीं चाहते कि जनता जागरूक हो जाए, क्योंकि जनता की जागरूकता बहुत बड़ा संकट है यह इन नेताओं पर। यह जो अपने को राजा समझे हुए हैं, जो दबंग हैं, यह इनकी सारी एक मेरे गज़ल का शेर है, उसका पहला शेर है कि जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, हैं बचे इस रेत पर कुछ कदमों के निशान, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। जिस दिन पब्लिक के जागरूकता की, संवैधानिक अवेयरनेस की, जागरूकता की, शहीदों के सपने और अच्छाई की तलाश, साफ पानी की तलाश के लिए पब्लिक निकल पड़ेगी, तो उससे बड़ी लहर अभी तक नहीं आई है। वो बहुत बड़ी लहर होने वाली है। और जो मुद्दे का शेर है, जिसके लिए मैंने कहा कि खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं। खरपतवार, वीड्स, खरपतवार फसलों से भी बड़े हो गए हैं। अभी व्यवस्था में हुई ठीक से निराई नहीं है। जिस दिन ठीक से वीडिंग आउट, निराई हो जाएगी, उस दिन ये सब गायब हो जाएंगे। जब मतदाता जागरूकता अभियान की ज़रूरत है, तब ये लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अच्छे लोग चुन लिए जाएंगे और तब सारे इलेक्शन कमीशन भी मुस्तैदी से काम करने लगेंगे, तब वे मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे जब ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं। व्यवस्था मतदाताओं को जागरूक नहीं करेगी, व्यवस्था हर आदमी को संविधान नहीं बताएगी, क्योंकि इससे उन सब को खतरा है। इसलिए यह काम मैंने कल वाले या पिछले एपिसोड में अशोक जी इसीलिए कहा था, 135 करोड़ लोगों को भगीरथ भी बनना पड़ेगा और लोकपाल भी बनना पड़ेगा।
135 हमारी जितनी जनसंख्या है, हम सब लोगों को, छोटे छोटे बच्चे जो अभी वोट नहीं दे सकते जागरूकता अभियान में, वो भी शामिल हों, बिल्कुल उत्सव की तरह से। पंचायतों के चुनाव में तो गांव गांव में प्राइमरी स्कूल इधर उधर गांव वालों को ही मोटिवेट करके कि चलो तुम भी जागरूकता का अभियान चलाओ हर तरफ। अपने गांव में हो गया तो अगले गांव में, बगल के गांव में ले चलो। एक अभियान के रूप में चलना चाहिए, उत्सव के रूप में चलना चाहिए। यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई से कम नहीं है। और आप कभी उम्मीद मत करिए कि वह लोग इसको करेंगे जो इससे जिनकी शक्तियां सीमित हो जाएंगी। जो आज बहुत फैले हुए हैं वो बौने होने जा रहे हैं। तो इसलिए चाहे राज्य सरकार से, चाहे चुनाव आयोग से, अगर आप ये उम्मीद करें कि वो करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। फिर आप कुछ न बदल पाएंगे और आपको बदलने का सपना भी देखना बंद कर देना चाहिए। अगर बदलने का सपना देख रहे हैं सकारात्मक रूप से तो खुद करिए और दूसरों को आग्रह करिए, मोटिवेट करिए, लगे रहिए। वही है ना कि रसरी आवत जाते सिल पर निशान, पत्थर पे निशान पड़ जाता है। तो उस तरह से कार्य करने की ज़रूरत है, विश्वास के साथ कार्य करने की ज़रूरत है कि ये होगा। और राम गोपाल तिवारी जी भी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि जागरूकता आ जाने पर जनता की सारी समस्याओं का उन्मूलन हो जाएगा। और ये जागरूकता जनता ही जनता को देगी। ये जलता हुआ दिया दूसरी जलती हुई दिए को जलाएगा। और वो जो बुझी हुई तीलियां या स्वार्थ वाली तीलियां हैं वो इसको नहीं काम करेंगी। तो इसलिए उनसे उम्मीद मत करिए। हाँ, इस पर चर्चा मैं करूँगा। इसमें कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से और दिक्कतें आ रही हैं। उन कमियों पर भी चर्चा करूँगा व्यवस्था में। लेकिन उसके पहले मैंने कहा ना कुछ केस स्टडीज़, कुछ पिछले अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा, वो करना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र हैं पंकज प्रसून, बहुत अच्छा व्यंग्य लिखते हैं, साइंटिस्ट हैं। उनके गांव में, रायबरेली ज़िले में, काफ़ी इंटीरियर में गांव है। उनके गांव में हम लोगों ने पिछले साल, पिछले पंचायत चुनाव के पहले संविधान कथा जागरूकता अभियान ये रखा था। पूरी बातें जब हमने बता ली तो एक, मैं पार्टी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, एक एमएलए साहब, एक्स एमएलए जो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी उस सभा में थे। 5-6 गांवों के लोग थे। वो एमएलए साहब जब मेरी बात हो गई तो उन्होंने कहा, पांडे जी एक दिक्कत है कि आप कहते हैं कि अच्छे लोगों को चुना जाना चाहिए और बिना किसी पैसे के चुना जाना चाहिए या जन सहयोग से चुना जाना चाहिए। तो मैं यहाँ का 2-3 टर्म रहे हैं वो एमएलए, तो मैं यहाँ कई बार एमएलए रहा। एक अपनी व्यवहारिक दिक्कत बताता हूँ आपको, उन्होंने कहा, और बताना चाहता हूँ, क्या हम आ जाए माइक पर अपनी बात कहें? हमने कहा बिल्कुल, स्वागत है, ये तो खुली चर्चा है, कोई ऐसा नहीं कि एक तरफा हम ही बोलें, आप अभी अपनी बात कहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा संकट ये है कि अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने न्योते, आमंत्रण, इनविटेशन मुझे मिलता है और हर शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ या कोई फंक्शन, अलग अलग जातियों के और धर्मों के भी जो फंक्शन हैं, सब में मैं जाता हूँ और जा करके अगर 5,000, 1,000, 2,000, कहीं 11,000 भी देता रहूँ तो मुझे कई लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना रुपया मैं कहाँ से खर्च करूँगा अगर ठेकेदारों से न लूँ, और ये जो निधियाँ आती हैं इसमें से न कमीशन लूँ, तो मैं इन लोगों को कैसे दे पाऊँगा? ये तो एक छोटा सा मेरे खर्चे का ये है।
तो मैं कैसे ईमानदार रह सकूंगा, मैं कैसे जनता के लिए काम कर सकूंगा। तो अशोक श्रीवास्तव जी ने एक और सवाल किया है। इस कहानी को बताने के, किस्से को बताने के बाद फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस, जिससे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही शामिल हैं, को मतदाता जागरूकता के लिए कार्य करना चाहिए। चाहिए बड़ा खतरनाक है। हम करेंगे, करूंगा, यह बदलेगा, चाहिए नहीं बदलेगा। एक चीज अशोक जी, इसको निकाल दीजिए अपने दिमाग से। अब चाहिए वाला प्रश्न न करिए। करूंगा, कर रहे हैं और बताऊंगा, इस तरह की ये भाषा, आप परिवर्तन की भाषा वो होती है। तो परिवर्तन की भाषा में कुछ मैसेज भेजिए। वैसे आपके प्रश्न पर चर्चा करेंगे, लेकिन करेंगे, करना चाहिए नहीं कह रहा हूं मैं। तो हम कितना कर सकते हैं, उससे परिवर्तन होगा। हम दूसरों से उम्मीद करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, सब लोग यही सोचें कि उनको दिया जलाना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, तो दिया नहीं होगा। इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्सिंग द डार्कनेस और डिस्कसिंग द डार्कनेस और डिस्कसिंग द प्रोसेसेस ऑफ एलिमिनेटिंग डार्कनेस। एक दिया जला दीजिए, अपने आप अंधेरा दूर हो जाएगा। तो वो दिया जलाने की जरूरत है, ये वो समय है। तो मैं कह रहा था कि जब उन्होंने ये कहा कि मैं अगर सब जितने प्रोग्रामों में जाता हूँ गांव अपने क्षेत्र के, और केवल सामान्य तरीके से उनकी इच्छानुसार कुछ ना कुछ वहाँ उनको देता रहता हूँ, तो इतना पैसा खर्च हो जाता है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ इन लोगों से पैसा लेने के लिए। विधायक निधि से भी कमीशन लेता हूँ, और खुलेआम उन्होंने कहा विधायक निधि से भी कमीशन लेता हूँ और ठेकेदारों से भी कमीशन लेता हूँ, सब उन्होंने बताया। तो ये ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हकीकत है। तो जब वो बैठ गए तो हमने, जो भी सामने 5-6 हज़ार लोग थे, उनके घर के दलान के सामने ही ढेर सारे लोगों को उन्होंने बुला लिया था, बिना किसी तैयारी के, ऐसे ही बैठे हुए थे सब लोग। तो मैंने कहा अब मेरे मन में एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, और आप उस प्रश्न पर सोचिए। जवाब कोई ज़रूरी नहीं कि अभी दीजिए, आप बाद में भी दे सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं, नहीं बताएंगे तब भी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, मैं आप लोगों के सामने वो सवाल रख रहा हूँ। इन फला साहब जो एमएलए साहब के बात से मेरे मन में उपजा है कि आपके पास विकल्प हैं दो। एक ऐसा व्यक्ति है चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, जहां आप अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, गांव सभा का हो। एक ऐसा व्यक्ति है कि जो जितना आपकी सुविधा का काम है वह पूरी मुस्तैदी से करता है। सड़क आपके तरफ ठीक रहती है, आपके बच्चे स्कूल जाते समय न गिरते हैं गड्ढों में, आप भी आना जाना आपका सुविधाजनक होता है, बिजली आती है। जो भी, जैसे वो गांव पंचायतें जो केस स्टडी वाली हैं, जहां सोलर एनर्जी से उन्होंने पूरा लाइट कर रखा है, कहीं कोई बिजली का संकट है ही नहीं, तो वह होता है। खरंजा ठीक रहता है, स्कूल अच्छा चलता है, हॉस्पिटल अच्छा चलता है, जितनी आपकी सुविधा की चीज़ें हैं वो सब बहुत अच्छी चलती हैं। आप मरीज़ को टाइम से अगर शहर ले जाना है तब भी ले जा पाते हैं, उसके लिए भी बाधा नहीं है। जो कुछ आप सोच सकते हैं गांव की भलाई के लिए या क्षेत्र की भलाई के लिए, सब हो रहा है। लेकिन वह विधायक या सांसद या ग्राम प्रधान आपके यहाँ शादी में आता है तो उसके पास इतना संसाधन नहीं है, वो तो आपके पैसे से जीता है, आप ही के 2-2 4-4 रुपए देने से,
तो वह आपके यहाँ आशीर्वाद या तो आके दे जाता है, आ जाता है फंक्शन में, आशीर्वाद देता है, खुशी देता है, और मुश्किल से 1 रुपये टोकन देता है, या 10 रुपये, 11 रुपये। लेकिन एक दूसरा है जो आता है 5,000, 11,000, 21,000 देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हमने अभी कहा कि अच्छी हैं, रहेंगी, वो सब गड़बड़ रहती जैसा आज हैं। तो आप किसको चुनेंगे? और वो चुनाव के समय भी आपको 200-400-500 रुपये दे देता है, लेकिन बाद में सब गड़बड़ रखता है। तो आप किसको चुनेंगे? हमने कहा सोच के बताइएगा, मुझे अभी बताने की जरूरत। सब एक साथ बोल पड़े, पूरे जितने सामने के लोग बैठे हुए, नहीं हमें पहले वाला चाहिए कि जो आता है आशीर्वाद देता है, भले 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया देता है, लेकिन सब कुछ ठीक रखता है। एक नया आयाम मिला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो जो एमएलए साहब, मंत्री साहब थे, 3-4 महीने बाकी था गांव पंचायत के चुनाव में और जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत। वो अपनी मोटरसाइकिल से 3 महीने अपने पूरे क्षेत्र में दौड़ भाग करते रहे और अच्छे लोगों को गांव में समर्थन जुटाते रहे, उनको नॉमिनेशन भी कराते रहे, तैयार कराते रहे, और जहां अच्छे लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया उनका सपोर्ट करते रहे। 1-2 गांव में तो ऐसा हुआ कि जो दबंग की बात कर रहे, 1-2 गांव में तो ऐसा हुआ कि जो दबंगों की बात कर रहे थे कि लोग उनके सामने लड़ने को तैयार नहीं होते हैं, गांव वालों ने मिल करके ऐसे दबंगों को, उनके सारे कुकर्मों का FIR कराया और सब अरेस्ट हुए। उस हौसला आ गया सबको। अकेले कोई नहीं, सब डर रहे थे, लेकिन जब एकता हो गई और फैसला कर लिया कि अब इसको जिताना है, तो जो दबंग गुंडा था उसको अरेस्ट कराया। ये बिल्कुल सच्ची घटना आंखों देखी हुई है। पंकज प्रसून से आप पूछ सकते हैं। तो ये हाल, जब पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए तो पंकज प्रसून के पिताजी इतने खुश थे, मुझे फोन किया कि ये आपने, मतलब ये तो चमत्कार हो गया। तो यह चमत्कार एक क्षेत्र में हुआ है, हर क्षेत्र में होगा, हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं कहना है कि इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं ये करूँगा, ये फैसला करिए, मैं इस गांव में ये फैसला करूँगा, मैं यहाँ ऐसा करूँगा की बात करेंगे तो परिवर्तन होगा। लेकिन होना चाहिए की बात करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपके मन की भाषा ही बदल जाएगी, तब काम की भाषा ही बदल जाएगी। वो भाषा बदलिए और किसी शंका या संशय में मत रहिए। ये परिवर्तन होने वाला है, होगा, होना चाहिए परिवर्तन। जब ये सोचेंगे तो कभी नहीं होगा। अरे करेंगे तो कैसे नहीं होगा? लोगों ने जो भी परिवर्तन आज तक हुए हैं, लोगों ने ही किए हैं। और अब तो आज़ादी मिल चुकी है, संविधान इतना अच्छा है, हम लोगों को उसका अनुपालन बस कराना है। खुद करूँगा, खुद करवाऊँगा, ये भावना आप में आनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो वहाँ का अनुभव रहा। और जहाँ पर अच्छे लोग ग्राम प्रधान चुने गए, उनकी केस स्टडीज़ में क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, और हो सकता है कि 15 मिनट पहले, यानी कि 1.5 घंटे की जगह पे 1.25 घंटे ही आज बातचीत हो पाए, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ भी जाना है मुझे दांत के। तो इसलिए 15-20 मिनट में ही बातों को समअप करना है। तो इसलिए केस स्टडीज़ का जो संक्षेप में मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिन जिन गाँव में अच्छे लोग चुने गए, वहाँ पर एक भी पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। जितना पैसा आया विभिन्न योजनाओं का पैसा, एक पैसे का जब सही उपयोग हुआ, और जब सही उपयोग होता गांव के लोगों ने देखा तो श्रमदान भी किया। तो जिसकी वजह से जहां गलत गांव प्रधान है, जहां लूटा जा रहा है सब कुछ, वहां जितना काम हुआ
उसके 4 गुने काम, 5 गुने काम उन गांवों में हुए जहां अच्छे प्रधान चुने गए। लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी, खेती में नए नए प्रयोग हुए, बाग, क्योंकि सबने एक दूसरे का सहयोग किया तो पेड़ लगे तो उसका चढ़ जाना और वो सब, वो हर तरह से खुशहाली आई, एक दो तरह नहीं, इतने आयामों में खुशहाली आई उन गांवों में कि बता नहीं सकते। वो लोग सब गदगद हैं। तो वो स्थिति पूरे देश में आनी है गांव पंचायतों में। और इस बार जिन जिन गांवों में, जो प्रदेशों में चुनाव होने हैं 2021 में, वहाँ से ही शुरुआत होगी। आप सबको काम करना होगा। मैं भी आपके साथ लगा रहूँगा 24 घंटे, मैं आपको वादा कहता हूँ। अभी कोरोना टाइम है, ये कोरोना टाइम की वजह से यात्रा तो उतनी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जहाँ जब जैसे लिटरेचर भेजना, बात करना, फ़ोन से बात करना, इस तरह के प्रोग्रामों का वेबसाइट पे करना, ये संचार बहुत काम करेगा। और डॉक्यूमेंट भेजना, संविधान की वो किताब सरल शब्दों वाली, उसका PDF पे भेज देना। जितने तरह से आप फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प के बिना ही ये अभियान चलना भी चाहिए। और जब मैं रिटायर हुआ तो मेरा और परिवार से ये एक एग्रीमेंट हुआ कि घर का पैसा सामाजिक और इन सब कामों में नहीं जाएगा, बाहर का पैसा इन कामों में इधर नहीं आएगा। लोक जीवन में अगर हमें कहीं पर कोई अर्निंग भी होती है किसी प्रोग्राम से, लिटरेचर के इससे उससे, तो वो घर में ना आकर के वो सामाजिक काम में ही लगेगा। और जहाँ तक समाज के लिए करने का, एक एक पैसे का टैक्स देता हूँ, इसीलिए 5 लाख से हर साल ज़्यादा टैक्स देता हूँ। तो वो इसी का मैं यही सुनिश्चित करना चाहता हूँ और करूँगा कि मेरे दिए गए पैसे का, एक एक पैसे का सरकारें सही इस्तेमाल करें। और यही फैसला हर व्यक्ति को करना है कि हमारे दिए गए पैसे का, एक एक पैसे का सही इस्तेमाल हो। मैं ऐसी व्यवस्थाएं लाऊंगा, यह सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये कोई और नहीं करेगा। न कोई फरिश्ता आएगा, न यूनाइटेड नेशन से आएगा, और न कोई और करेगा। क्योंकि जैसा कि पिछले प्रोग्राम में कल मैंने बताया था कि देश की मालकियत हमारी है, और अगर हम इस देश की व्यवस्था के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो देश के लिए खर्च होना चाहिए, हम भारत के लोगों के लिए खर्च होना चाहिए। वो किसी व्यक्ति के लिए, किसी समूह के लिए या इधर उधर उड़ाने के लिए हम लोग टैक्स नहीं देते। तो यह सुनिश्चित करना हमारा ही काम है। और जहाँ गांव के लोगों ने यह किया, वहाँ फिर एक भी पैसे का जहाँ वेस्टेज नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, ब्लॉक अथॉरिटीज़ और पुलिस वाले, ये सब भी जो गांव प्रधान हैं उनसे जो फंड्स आते हैं उसमें मिल बांट के खाते हैं। लेकिन जहाँ सारे गांव के लोग इकट्ठे खड़े हैं सॉलिड, और सारे गांव के लोग जो फैसला करते हैं वही प्रधान कर रहे हैं, उचित फैसला कर रहे हैं, तो जहाँ गांव के लोग इकट्ठे हैं एक मत से, तो वहाँ किसी DM वगैरह की हिम्मत नहीं होती। शुरू में सब डर रहे थे कि DM नाराज हो जाएंगे और ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। हुआ उल्टा। सभी गांवों में जहां अच्छे ग्राम प्रधान चुने गए वहां उल्टा हुआ, क्योंकि आखिर DM को भी अगर वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, कुछ कहीं कुछ है, और वो सारे गांवों में खा पी करके बराबर कर दे रहे हैं, कुछ काम ही जमीन पर नहीं हो रहा है, तो जिन गांवों में अच्छे प्रधान चुने गए वहां जहां काम हुआ, तो DM को दिखाने के लिए, मॉडल दिखाने के लिए वही गांव मिलता है। तो उन गांवों को फिर उन्होंने हाईलाइट भी किया, उसकी तारीफ भी हुई। एक पैसा तो नहीं एक्सपेक्ट किया उन गांवों से सरकारी अथॉरिटीज़ ने, और तारीफ अलग से हुई। तो सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। आप ये गलत तरीके से ये बात फैलाई जा रही है कि असत्य की विजय होती है और अब जमाना कलयुग है। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि कलयुग है, इस भ्रम को मिटाने की ज़रूरत है। अगर आप यही मानते रहेंगे कलयुग है, तो कभी अच्छा नहीं होगा। तब तो आप यही सोचेंगे, लोग यही सोचेंगे कि हम अच्छा काम क्यों करें, जमाना खराब है, कलयुग है, हम अच्छा भी करेंगे तब भी बुरा होगा, तो चलो बुरा ही कर लें। अच्छा करने से क्या फ़ायदा जब बुरा ही होना।
यह भी तर्क उसी तरह का है कि जैसे पद पाकर कुर्सी पाकर आदमी खराब हो जाता है, यह भी वैसे ही तर्क है, दुष्टों द्वारा बुरों द्वारा बना गढ़ा हुआ तर्क है जो समाज के हर व्यक्ति के मन में घुसा दिया गया है कि कलयुग है। इसका क्या मतलब है? अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ईश्वर वही है, तो कलयुग कैसे हो गया? ईश्वर अभी भी अच्छे बच्चों को धरती पर पैदा करता है, भेजता है। एक बीज बोई है तो फसल पेड़ पौधा उगता है, फूल आते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो हमारी गड़बड़ी, हमने गलत किया इसलिए वो गड़बड़ी। अगर हवा खराब हुई तो हमने हवा खराब किया है, अगर पानी खराब हुआ, नदियाँ खराब हुई तो हमने खराब किया है। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी सब ठीक होगा। ईश्वर ने, प्रकृति ने तो सब कुछ अभी भी वैसे ही बना रखा है। हम ये सोच रहे हैं कलयुग है, हम गलत काम किए जा रहे हैं और उसके बाद सोचेंगे सब अच्छा हो जाएगा। कोई अच्छा करने वाला आने वाला नहीं है, हम ही को करना होगा। हमने तो नदियों की सुरक्षा के लिए भी देवता बना दिए, वायु की सुरक्षा के लिए भी देवता बना दिए, सोचे कि वो देवता ठीक करेंगे। कोई देवता नहीं ठीक करेगा, आपको करना होगा। तो इसलिए ये कलयुग वाली धारणा बंद करिए कि कलयुग है। अगर कलयुग मानेंगे तो फिर और खराब होता चला जाएगा। जिस दिन आपने अपने अंदर सही काम करने का फैसला किया तो आप इन सारे भ्रमों से ऊपर उठ जाएंगे। और मैं नहीं कहता कलयुग या सतयुग होता है, आपका जो बुरा दिन है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें करना होगा। दूसरों पे भगवान को ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, व्यवस्था को वो करना चाहिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग जो गाँव में हैं वो कम से कम फैसला करिए कि अपने गाँव और आसपास के कुछ गाँव में, और जो शहरों में हैं वो अपनी जिस गांव से आते हैं या जितने गांव उनके संपर्क में हैं या जितने उनके परिचितों के संपर्क में हैं, जहाँ जहाँ हो सकता है एक अभियान के रूप में इसको चलाइए, एक बीज के रूप में इसको फेंकिए पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला और उत्तराखंड, इतने प्रदेशों में पंचायत चुनाव इस साल होने वाले हैं 2021 में। कितना बड़ा मौका है इस देश में लोकतंत्र की पूरी नर्सरी तैयार करने की। नर्सरी इसलिए कह रहा हूँ, इन्हीं में से फिर अच्छे विधायक भी बनेंगे, इन्हीं गांव प्रधानों में से, इन्हीं में से अच्छे एमपी भी बनेंगे, सब होगा। बिल्कुल ये नर्सरी की तरह से होगा। ये अच्छे लोग जो चुने जाएंगे ग्रास रूट लेवल पे, अगर फसल लोकतंत्र की जैसा कि आप प्रयास करेंगे होगा तो फिर इसका बहुत दूरगामी परिणाम होने वाला है। एक जो विशेष चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जो कुछ कमी रह गई है, और वह शायद संविधान में जब 73वां संविधान संशोधन किया गया तो उसकी ड्राफ्टिंग में कमी रह गई, या ज़्यादा विश्वास कर लिया गया इसलिए वो कमी हो गई। अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, अब आपको मुबारकबाद। आपने कहा, और वो सबकी आवाज़ यही होनी चाहिए कि सर मैं अपने प्रखंड के पंचायतों में मतदाता जागरूकता के लिए कार्य करूँगा। अब हो गया, अब फिर अपने आप होगा। अब किसी से आपको उम्मीद नहीं करनी कि उनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। इसी तरह से डॉक्टर उमाकांत द्विवेदी जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि आपका कार्यक्रम अत्यंत समय सापेक्ष है, इसी तरह चलते रहना चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं चलते रहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ चलता रहेगा, मैं इसको लगातार करता रहूँगा। लेकिन आप भी कहिए कि आप भी अब एक, जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है, तो अब आप भी एक जले हुए प्रज्वलित प्रज्ञा के व्यक्ति के रूप में इसको फैलाते रहेंगे। यह आप अपने अंदर निर्णय करिए, तो ये गति और तेज हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा था कि संविधान में ये कहा गया कि गांव पंचायतों या तीसरे स्तर के सरकारों के जो तीनों हैं, ब्लॉक और जिला पंचायतों, इनके लिए, इनकी स्थापना के लिए
और इनके लिए संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारें प्रयास करेंगी। ये राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया। राज्य सरकारों को लगा कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र था, सब कुछ हम इसमें सब कुछ कर रहे थे, गलत सही जो भी। उनको लगा कि उनके अधिकार क्षेत्र अब सीमित हो रहे हैं और लोकतंत्र वाकई जमीन पर जा रहा है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, 29 विषय हमने कल पढ़े थे, वह सारे विषय का एंजॉयमेंट राज्य सरकारें कर रही हैं, क्योंकि सेवक वाले लोग नहीं वहाँ गए हैं। अभी वहाँ पर मालिक वाले भावना के गए हुए हैं, तो वो तो अपना अंपायर समझ रहे हैं। तो उन पर सोचना है कि इनका अंपायर पे हमला हो रहा है। अगर वो सेवक होते तब वो ऐसी बात नहीं सोचते, लेकिन उनको लगा कि ये ग्राम पंचायतें या ये पंचायतें आकर के हमारे अधिकार पर हमला कर रही हैं, हमारा अधिकार सीमित कर रही हैं। तो इसलिए वह कुछ प्रदेशों में हुआ, लेकिन ज़्यादातर प्रदेशों में पंचायतों तक वो 29 विषय पूरी तरह से पास ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं। वो शिक्षा का प्रधान के अंडर में प्राइमरी स्कूल का टीचर रहे या मिडिल स्कूल से गांव में हो, तो उनको लगता है कि उनकी शक्ति कम हो रही है। इसी तरह से मेडिकल का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अगर गांव के लोगों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, तो जो उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको संकट हो रहा है। फिर स्टाफ, अगर वो गांव प्रधान दरअसल अपने गांव का प्रधानमंत्री है, ये फीलिंग होनी चाहिए, प्रधान सेवक है, तो उस जो भी और स्टाफ हैं वो उसके अंडर में होने चाहिए। वो स्टाफ अगर काम नहीं करता है तो उसको उनका चरित्र पंजिका लिखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल या कैरेक्टर रोल लिखना चाहिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखना चाहिए। काम वो गांव में कर रहा है, गांव में काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिर जो उसका कैरेक्टर रोल लिख रहा है उन्हीं के हित के लिए काम कर रहा है, उनके लिए पैसे कमा रहा है, गांव के प्रधान से उल्टे सीधे फैसले करवा रहा है पैसा, और उसी में फिर शेयरिंग शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ एकदम साफ तरीके से संविधान में लिख देना चाहिए था, राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ना चाहिए था। जैसे केंद्र और राज्य के अधिकारों का बंटवारा शुरू में हो गया कि ये सेंट्रल लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है और ये कॉन्करेंट लिस्ट है, तो वैसे ही स्टेट लिस्ट के साथ साथ ये जो गांव पंचायतों की लिस्ट है या वो ये 29 विषय जो हैं, वो इनके लिए लिस्ट के साथ साथ ये राज्य सरकारों से कैसे इसमें आएंगे इस पर होना चाहिए था। चलिए, उस समय नहीं सोचा गया, या सोचा गया राज्य सरकारें सहयोग करेंगी, अगर नहीं हुआ तो आज अब ज़रूरत है कि इस मुद्दे को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया जाए कि पूरे के पूरे अधिकार, जब वो तीसरी सरकार है तो उसको पूरे के पूरे अधिकार अपने आप स्वतः मिलें। हम भारत के टैक्सेस का भी, जैसे स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्सेस बांटने के लिए कमीशन, फाइनेंस कमीशन है, वैसे इनके बीच में भी टैक्सेस बांटने के लिए फाइनेंस कमीशन हो। कमीशन बनाया जाता है लेकिन उसमें गांव का कोई से नहीं होता है, वो ऐसे ही अभी होता है। एकदम क्लियर कट डिमार्केशन, या जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वही तय कर दे इनको भी कि गांव पंचायतों को स्टेट गवर्नमेंट से, या सेंटर ही डायरेक्ट स्टेट को भेजने के, जब सीधे सीधे गांव पंचायतों को कमीशन तय कर दे, हर गांव को कितना कितना किस तरह से जाएगा, इसके लिए परसेंटेज वो कर दे, फिर उसके बाद और किसी तरह से तय हो जाए, चाहे पॉपुलेशन वाइज कि कहाँ कहाँ कितने, क्योंकि वो हमारे ही टैक्सेस वहाँ जा रहे हैं। गांव वालों ने भी टैक्स दिए हैं जब भी वो कुछ खरीदा या बेचा है। या अगर एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगता तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव वाले या किसान टैक्सेस नहीं देते हैं। तो वो टैक्सेस कैसे वहाँ तक पहुँचें, इस पर एक वो होना चाहिए। ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि
पूरे के पूरे गांव के लोग आश्रित रहें। अभी हम लोग जो कह रहे हैं कि जितना आता है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने पर भी गांव खुशहाल हो जा रहे हैं, और अगर जितना आना चाहिए उसके लिए संघर्ष करूंगा, और जितना आता है उसको सही इस्तेमाल करूंगा, ये फैसला होगा। और ये फैसला तभी हो पाएगा जब सही लोग चुने जाएंगे। जो सबसे अच्छा व्यक्ति गांव का है वो बिना प्रचार के जीतेगा, सर्वसम्मति से या अधिक लोगों की सहमति से, बिना पैसा खर्च किए जीतेगा। तो ये इस बार पूरे इन सभी प्रदेशों में एक लहर के रूप में आना है, एक आंधी के रूप में आना है, इस पर काम होना है। और इसीलिए ये बात अभी से बार बार कहने की ज़रूरत है। मैं भी कहता रहूँगा, आप भी कहते रहिए। वही मेरी गज़ल का एक शेर है कि एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख, बादल बादल मैं लिखता हूँ, पानी पानी तू भी लिख। एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख, बादल बादल मैं लिखता हूँ, पानी पानी तू भी लिख। और ये लगातार लिखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है। एक और अच्छा अनुभव हुआ कैसे परिवर्तन हो सकता है। जितना फ्रेमवर्क है, जितना राज्य सरकारें अभी दे रही हैं अधिकार, उतने में ही कितना अच्छा परिवर्तन हो सकता है, उसका एक और उदाहरण, और टेलीफोन से भी हो सकता है। अगर मतलब नहीं पहुंच पा रहे हैं कोरोना काल में, तो टेलीफोन से भी परिवर्तन हो सकता है। इसका एक सकारात्मक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। डॉक्टर उमाकांत द्विवेदी जी उन्होंने लिखा कि मैं आपके साथ जुड़ गया हूं, प्रयागराज में हम कार्यक्रम आगे बढ़ाऊंगा। बहुत खुशी की बात है उमाकांत जी। प्रयागराज में पिछले पंचायत चुनाव में चमत्कार हुए थे, जादू। हमारे एक मित्र हैं मिश्रा जी, वो अपने गांव में, मैं नहीं जा पाया, लेकिन वो अपने गांव में उन्होंने ढेर सारी वो संविधान कथा की मेरी किताबें, जिसमें संविधान और ये सब बातें हैं 80 पेज की, उसको ढेर सारी बंटवा दी। उनके गांव में बहुत लोगों ने पढ़ा, तो उनके गांव में लोगों ने तय करके अच्छे व्यक्ति को गांव प्रधान बनाया। और फिर वो किताबें आसपास के गांव में भी, एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करती हुई पहुंच गई। ऐसे ही कुछ लोगों ने लिया, कुछ मांगा, कुछ ऐसे पहुंची। तो उन गांव में जहाँ जहाँ कई लोगों ने संविधान की किताबें वो पढ़ी, उसके हिसाब से लोगों को एकत्रित किया और जिताया। मतलब उनको नॉमिनेशन फाइल कराया, जिताया। तो इतना और गांव के आसपास के लोग प्रभावित हुए, और वहां एक र्यूमर, एक अफवाह सी फैल गई, या एक सच्चाई की लहर फैल गई कि फला फला गांव में एक जादुई किताब आती है और गांव को बदल के चली जाती है। जादुई किताब। दरअसल भारत का जो संविधान है हम भारत के लोगों का, वह ऐसे ही जादुई किताब है। वह जब लोग जान जाएंगे तो अपने आप सब परिवर्तन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इलाहाबाद तो एक पुण्य भूमि है, क्रांति भूमि है, जो भी कहिए, प्रयागराज, तो वहाँ ये आप प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल पूरा का पूरा ये चुनाव होने जा रहा है पंचायत राज का, इसमें पंचायत राज में प्रयागराज बिल्कुल लीड लेगा, और वहाँ से और दूसरे दूसरे शहरों में ये मशाल जाएगी। तो आप तो बहुत सही जगह पर बिल्कुल स्विच ऑन करने जा रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत एडवांस में बधाइयाँ और साधुवाद कि आप सफल होंगे और हम सब सफल होंगे। तो एक मैंने कहा ना कि टेलीफोन से भी ये परिवर्तन हो सकता है। इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जैसे 15 के चुनाव के पहले एक साल जो मुझे मिला था, तो उसमें कोशिश करता था जब निकलूं घर से तो एक दिन में 3-3, 4-4 संविधान कथाएं कहूँ। एक तो किसी गांव में शाम को, और 3 कथाएं स्कूलों में करूँ, प्राइमरी स्कूल में, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में, या अगर डिग्री कॉलेज है तो 4 कथाएं एक दिन में करने की कोशिश करता था। कहीं माइक रहता था, हम लोग टूटा अपना माइक, यही जो इससे लगा के यहाँ करते हैं प्रोग्राम, ये ले जाते थे। कहीं नहीं ले जा पाए
और या ख़राब हो गया या डिस्चार्ज हो गया तो बिना माइक के भी प्रोग्राम हुआ। बड़ी मतलब अब अगर 2000 बच्चे खड़े हो गए बैठ गए और उनको संविधान कथा सुनानी है बिना माइक के, तो फिर कितना तेज़ बोलना पड़ेगा। अगर हम एक किनारे बैठ गए तो उनके बीच में बोल के जितना तरीका हो सकता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुँचाएँ, वो सब ट्राई करते रहेंगे। और फिर उसके बाद किताब भी बांट देते थे संविधान कथा वाली, ताकि और कोशिश ये करते थे कि अलग अलग गाँव के बच्चों को दे दें उन सबको, ताकि उन गाँव में पहुंच जाए। भले ही एक ही गांव में ढेर सारे ना पहुंचे, सब बच्चों को नहीं दे पाते थे, लेकिन उन बच्चों को जरूर दे देते थे जो अलग अलग गाँव के होते थे। तो इससे फैली किताबें खूब लोगों ने पढ़ी और फ़ोन आते थे। किताबों में मेरे फ़ोन नंबर हैं और हर फ़ोन में उठाता हूँ, तो इसलिए खूब फ़ोन आते थे। तो एक दिन एक साहब का, वो सोहरतगढ़ नौगढ़ उस साइड में फ़ोन आया एक साहब का कि आप गिरीश पांडे बोल रहे हैं। मैंने कहा कि आपकी किताब संविधान कथा की हमारे पास है जागो गणराज्य जागो, तो ये हमें पढ़ा हमने, बहुत अच्छी लगी। हमारे गांव में एक समस्या है, क्या इसका आप हल बता सकते हैं? तो मैंने कहा किताब आपको कैसे मिली? तो कहा कि आप फला इंटर कॉलेज में आए थे, वहाँ आपने संविधान कथा कही थी और बच्चों को बहुत अच्छी लगी, बच्चे बहुत खुश थे और उनको आपने किताब भी दी थी, तो वो गांव में लाके सबको पढ़ा रहे थे। तो हमने भी पढ़ी, फिर एक किताब उसने मुझे दी भी, तो हमें बहुत अच्छी लगी। लेकिन हमारे गांव में एक समस्या है, क्या उसका हल आपके या संविधान के पास है? तो मैंने कहा समस्या क्या है? तो उन्होंने कहा समस्या ये है कि हमारे गांव का जो प्रधान है, वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कोटेदार है, वो सारा सामान ब्लैक कर देता है। वो कुछ लोगों को 2-4 दिन सही देता है, उसके बाद सब का सब ब्लैक कर लेता है, तो लोगों को मिल ही नहीं पाता। तो मैंने कहा कि ये तो 29 विषय जो प्रधानों के जिम्मेदारी के हैं उसमें से एक है, तो आप प्रधान से शिकायत करिए, तो प्रधान इसको दूर करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि सही हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सबको अनाज या जो जो चीज़ें ज़रूरत की आती हैं, तेल हो चाहे जो हो, मिट्टी का तेल। तो उन्होंने कहा यही तो मुसीबत है, जो कोटेदार है वो प्रधान जी का रिश्तेदार है, भतीजा या जो भी हो, तो हम लोग शिकायत करते हैं तो प्रधान जी कुछ करते नहीं। तो हमने कहा कि आप अकेले तो प्रभावित नहीं होंगे, बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। उनका हाँ बहुत लोग प्रभावित हैं। तो हमने कहा कि जितने लोग प्रभावित हैं सब मिल करके प्रधान जी के पास जाइए, और अगर आपने किताब आपके पास है तो आपने उसको पढ़ा होगा, वो बच्चे ने सबको और लोगों को पढ़ाया होगा, तो उसमें देखिए कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में जो परिवर्तन आए हैं 73वें संविधान संशोधन के बाद, वो भी मैंने लिखे हैं कि प्रधान को सारे फैसले कम से कम 2 बार गांव सभा की बैठक में करा के लेना है। कौन कोटेदार रहेगा, वो काम ठीक कर रहा है कि नहीं, ये भी उसका एक मुद्दा है। और अगर प्रधान काम नहीं कर रहा है तो 2 साल तक उसका काम देखने के बाद गांव के लोग उसको निकाल सकते हैं। और निकालने का प्रक्रिया भी क्या है वो भी दिया हो, बड़ी सरल और आसान प्रक्रिया है। तो हमने कहा कि फिर आप लोग अब सब मिल करके जितने लोग प्रभावित हैं प्रधान जी के पास जाए, और जितने लोग प्रभावित हैं उतने काफ़ी हैं प्रधान को निकालने के लिए। आप प्रधान जी के पास जाइए और कहिए कि ये पढ़ लीजिए, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनको पढ़ा दीजिए ये प्राविधान कि कैसे प्रधान को निकाला जा सकता है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रधान के अधिकार में है 29 विषयों में। और आप उनको ये मत कहिए कि आप उसको सुधारें, क्योंकि वो तो आप कह चुके हैं वो नहीं सुधरा, नहीं इन्होंने सुधारा। तो आप केवल ये कहिए कि हम लोग आपसे ये कहने आए हैं, अब हम आपके भतीजे या
कोटेदार की बात नहीं करने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हो गया तो अब आपको तय करना है कि आप 2 साल का प्रधान रहना चाहते हैं कि 5 साल का, या आप पर फैसला। अगर 2 साल का रहना चाहते हो तो और गड़बड़ी करा लीजिए, हम कोई शिकायत करने नहीं आएंगे। और 5 साल रहना चाहते हो, पूरा करना चाहते हो तो उसको ठीक करें, नहीं तो हम लोग। वो प्रधान इतना घबरा गया कि अगले दिन से सब ठीक हो गया और उनका फोन आया कि सब ठीक हो गया। तो ये होता है जागरूकता की ताकत। अगर हम जागरूक हो गए, अगर हम मान लिया, हमने जान लिया कि हम इस देश के मालिक हैं और हमारे अलावा फिर इसकी और संरक्षा कोई नहीं करेगा, हम लोकपाल बनने को अगर तैयार हो गए देश के, हम अगर भगीरथ बनने को तैयार हो गए और संविधान की जानकारी और शहीदों के सपनों की जानकारी और वो रोशनी पूरे देश में फैल गई, तो फिर ये जितने सो कॉल उसे लोकनीति होना चाहिए, लेकिन राजनीति के नाम पे जितनी लूट मची हुई है, चाहे पार्टियों के द्वारा, चाहे व्यक्तियों के द्वारा या सिस्टम के द्वारा, वह सब ठीक हो जाएगा। जैसे रोशनी हो जाने पे मच्छर और तमाम सारे कीड़े मकोड़े और चोर उचक्के सब भागने लगते हैं, मक्खी, वैसे ही जहाँ पर रोशनी हो जाएगी वैसे ही ये सब भागने लगेंगे, जितने अंधेरे में काम करने वाले एलिमेंट्स, गलत एलिमेंट्स वहाँ फिर आएंगे नहीं। जब वो देखेंगे कि अब हम लूट नहीं पाएंगे, वो लूटने के लिए आते हैं, जब लूट नहीं पाएंगे तो क्यों आएंगे। पब्लिक लुटती रहती है, बेसुध हो करके लुटाती रहती है, तो ये लूटते रहते हैं। जिस दिन हमने ठान लिया कि अब हम अपने को नहीं लुटाएंगे, अब हम लोकपाल रहेंगे, अब हम सावधान रहेंगे, तो इनकी हिम्मत है ये लूट लें, ये खुद भाग जाएंगे। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि माफिया का इलाज मासेज है, जन समूह के सामने कोई नहीं चल पाता है। कितने बड़े बड़े आए और चले गए, जन समूह के सामने कोई नहीं चल पाता। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए इसीलिए कि यहाँ का जनसमूह सोया हुआ था। जब पलासी के युद्ध के बाद क्लाइव जीत करके और कलकत्ता की सड़कों पे विजय जुलूस निकल रहा था, अगर कलकत्ता के लोग ही जागरूक होते और अपने छतों से एक एक पत्थर फेंका होता तो क्लाइव उसी समय भाग गया होता। लेकिन उसको जगाने में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कितने साल लगे। गोखले, गांधी, पटेल सब लगे हुए रहे। तो 10-20 साल बाद फिर मासेज इतने तैयार हुए और वो अहिंसक रहे। इसके लिए गांधी ने ब्रेक भी लगाया, चौरी चौरा पूरा आंदोलन चलता हुआ उसको विड्रॉ किया, फिर नए सिरे से तैयार किया। और जब मासेज परिपक्व होकर अहिंसक तरीके से तैयार हो गए तो फिर एक नया मॉडल लोकनीति का गांधी ने इजाद किया। अब साम दाम दंड भेद वाला राजनीति का मॉडल नहीं चाहिए हमें व्यवस्था में। साम दाम दंड भेद वाला मॉडल नहीं चाहिए राजनीति और चुनाव में। अब हमें लोक सेवक चुनने हैं लोक नीति के द्वारा, जहाँ सत्य और अहिंसा ही चाहिए। वही गांधी की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, जनतंत्र में पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया। साम दाम दंड भेद को दरकिनार करके अब सत्य और अहिंसा पर आधारित व्यवस्था की शुरुआत की। और ये पूरी दुनिया के लिए, इसीलिए चाहे अफ्रीका हो, जो भी देश उस समय आज़ाद हुए, सबने गांधी को अपना रोल मॉडल माना। हम हिंदुस्तान में उन्हें भले गाली दे दें अपने निहित स्वार्थ की वजह से या अपने वैचारिक दिवालियापन की वजह से या हमारा और जो भी एजेंडा हो, लेकिन पूरी दुनिया ने उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग को लोक नीति के लिए माना और धरती उसी तरफ जा सकती है और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो उसको हमको ये नर्सरी जो है लोक नीति की, गांव पंचायत, उसमें स्थापित करना है। अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जो चुनाव हमारे होने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग लगातार टच में रहेंगे। आप जब जैसे जहां मेरी ज़रूरत महसूस करिएगा बताइएगा। मेरे फ़ोन नंबर
मैं जहाँ जहाँ फॉरवर्ड करिए तो मेरे नंबर भी साथ में भेज दिया करिए। मैं आपको व्हाट्सएप पे या हर जगह अपना नंबर या लिंक जब भी भेजता हूँ अपना नंबर देता रहता हूँ। तो हमारे व्हाट्सएप पे कोई भी फ़ोन आएगा मैं उठाता हूँ, अगर नहीं उठा पाया कहीं और व्यस्त हूँ तो कॉल बैक करूँगा, हमेशा अवेलेबल हूँ। और ये क्रांति सफल होनी है क्योंकि इसका मौसम आ गया है, इसका समय आ गया है, अब यह और देर नहीं होगी। एक चीज़ और कहना है चलते चलते कि संविधान में ये भी लिखा है कि सरकारें कैसे काम करेंगी, और तीनों तरह की सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये गांव पंचायतों की या नगर निकायों की ये तीसरी सरकार, स्थानीय सरकारें, ये कैसे काम करेंगी वो लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सबकी खुशहाली सुनिश्चित की जाएगी। उसमें यह भी लिखा हुआ है, उसको पढ़िएगा, संविधान में अगर कभी होगा तो नीति निर्देशक तत्वों पर एक अलग से एक एपिसोड बना दूंगा। और यहाँ पर हम भारत के लोगों की सीरीज़ में भी जब मैंने संविधान की कथा कही थी तो नीति निर्देशक तत्वों पर एक पूरा दिन हम लोग उस पर चर्चा किया था। लेकिन मूल जो दो सिद्धांत हैं कि धन का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा कि सबलों से थोड़ा थोड़ा लिया जाए, और जो एकदम दुर्बल हैं, वीकर सेक्शन है, बिना सहयोग के रह ही नहीं सकते हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, उनके बच्चों के लिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो जो बच्चा है उसने क्या गलत किया कि उसको अच्छी शिक्षा ना मिले। किसी घर में पैदा हो जाने से वह हम भारत के लोग या हम भारत के नागरिकता से तो वंचित नहीं हो गया। वो धरती माँ का और भारत माँ का पुत्र तो है ही, तो उसकी देखभाल होनी चाहिए। अगर कोई बीमार हो गया तो वो धरती माँ का बेटा है, उसकी देखभाल होनी चाहिए। तो ये चीज़ संविधान में है कि इनकी विशेष देखभाल हो, जो दुर्बल वर्ग हैं, जो वीकर सेक्शन है, वीकेस्ट सेक्शन है, उनकी विशेष देखभाल हो, और विशेष इस तरह से कि उनकी देखभाल के नाम पर किसी सबल को न मिल जाए। ये धारा 46 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और संसाधन जो सबल हैं उनसे लिया जाए और जो दुर्बल हैं उनके लिए काम किया जाए। इसीलिए जो भी टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स वगैरह, तो उसी सिद्धांत पर है। तो वहाँ सब कुछ है, शिक्षा के बारे में भी है, खेती के बारे में है, पशुपालन के बारे में है, स्त्री पुरुष को बराबर वो दिया जाए, अगर महिलाएं काम करती हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था किया जाए, और गरीबों को न्यायिक मतलब न्याय सुलभ किया जाए, उनको निःशुल्क न्यायिक सहायता दी जाए। जो भी चीज़ हम सोच सकते हैं कि उनके लिए होना चाहिए वो सब संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अब वो लेकिन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम लोग लेकिन को दूर करेंगे इसी प्रतिज्ञा के साथ। हमारे ख्याल से आज ये प्रोग्राम जो दूसरा अंक था, जो बिहार के लोगों ने कहा है कि इसको वायरल करेंगे पूरे जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, तो उनको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हर गांव के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जहाँ जहाँ वायरल करें मेरा फ़ोन नंबर भी देते जाएं, ताकि जो भी कुछ भी मुझसे कभी भी बात करना चाहे मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं बोल देता हूँ ताकि जो लोग सुने उसके साथ साथ नोट भी कर लें, अगर कोई साथ में लिख करके नहीं भेजता है तो। 2 नंबर हैं, दोनों हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और सुबह 7 बजे से रात में 10 बजे तक कभी भी आप फ़ोन कर लें, ज़रूर उठाऊंगा। अगर नहीं उठा पाया तो मैं कॉल बैक करूंगा। और अगर 10 बजे के बाद और सुबह 7 बजे तक आपको भेजना है तो मैसेज कर दीजिए। मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी सूचना कुछ भी दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है। नंबर हैं 9415039500। और ये फ़ोन मेरे पास 9798 से लगातार है। मैंने अपना नंबर कभी चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो बहुत जल्दी जल्दी नंबर बदलते हैं वो अविश्वसनीय होते हैं। जिन लोगों के पास पुराने नंबर हैं, अगर नंबर बदल दिया तो हम उन सब से कट गए।
कई लोगों को जिनको मैं बहुत अच्छा मानता था, इसलिए उनको अच्छा मानना बंद कर दिया कि वो फ्रिक्वेंटली नंबर बदल देते हैं। तो 9415039500 और दूसरा है 8707473632 8707473632। तो ये दोनों नंबर हैं, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अपने आपको PDF पर किताबों की ज़रूरत हो तो वो किताब भेज दूंगा, जागो गणराज्य जागो, जिसमें संक्षेप में सारी चीज़ें संविधान की जो ज़रूरी हैं वो मिल जाएंगी। और कहीं भी कोई वेब सेमिनार या कहीं भी कोई इस तरह का प्रोग्राम भी करना चाहें और कोरोना का अगर असर कम हुआ तो रूबरू प्रोग्राम करने के लिए भी हमेशा तैयार हैं। तो इसी के साथ आज की ये चर्चा हम लोग यहाँ विराम देते हैं और फिर नीति निर्देशक तत्वों पर इसका तीसरा एपिसोड भी किसी समय कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को यहीं पर विदा लेता हूँ और नमस्कार करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अब ये लोकतंत्र की नर्सरी अगले जो पंचायती चुनाव पूरे देश में विविध राज्यों में होने जा रहे हैं वो एक नई आभा लेकर आएंगे, एक नई क्रांति की शुरुआत करेंगे। और वही है और नागार्जुन की वो लाइन कि नए युग का या नए साल का नया सूर्य जो चमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, हमारी भी आभा है इसमें, हम भारत के लोगों की भी आभा है।